की ओर मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरएलडी की महापंचायत आज है। सरकार की नीतियों के खिलाफ महापंचायत होगी। हाथरस में पूर्व सांसद पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत होगी। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ था और आज इसी मामले को लेकर मथुरा में महापंचायत होगी। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी की आज महापंचायत होगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ इस महापंचायत में मंथन किया जाएगा। हाथरस में पूर्व सांसद पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में इस महापंचायत में चर्चा होगी, अपना विरोध जताया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर महापंचायत आज होने वाली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। शिव प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है महापंचायत को लेकर? कितने बजे ये शुरू होगी और अहम क्या रहेगा इसमें? जी, आपको बताना चाहूंगा, किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ करके रालोद के द्वारा आज मथुरा के बालाजीपुरम में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ है। हाथरस में मथुरा के पूर्व सांसद और आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज और कृषि बिल के विरोध में पंचायत का आज आयोजन 10 बजे से किया गया है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि जयंत चौधरी जो है वो लगभग 1 बजे तक मथुरा पहुंचेंगे। बात करें पुलिस प्रशासन के इंतजाम की, तो चारों तरफ बहुत सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त है। किसी भी अनहोनी को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई हजार लोगों की भीड़ जो है जुटने की संभावना बताई जा रही है। इसमें समाजवादी पार्टी और किसान नेताओं का भी इस महापंचायत में समर्थन है। जी, यहाँ पर आपने बताया कि 1 बजे तक पहुंचेंगे जयंत, तो यहाँ पर क्या इसमें और बदलाव कुछ किया गया है कार्यक्रम में इस महापंचायत में? जी, अभी तो वहाँ देखा जाए तो कुछ कार्यकर्ता ही मौजूद है, पंडाल लगा हुआ है और जो वहाँ से जो सूचना मिली है कि जयंत लगभग 1 बजे तक आ सकते हैं, तो जैसे ही जयंत चौधरी आएंगे उससे पहले ही सरगर्मी बढ़नी शुरू होंगी, क्योंकि प्रमुख नेता हैं रालोद के और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो आज मथुरा में उसकी तैयारियां रालोद द्वारा कर ली गई। जी, यहाँ पर जो तमाम और दल हैं वो समर्थन दे रहे हैं, क्या केवल समर्थन ही दे रहे हैं या यहाँ पर पहुंचेंगे? जी, बिल्कुल पहुंचेंगे। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, संजय लाठर, उदयवीर सिंह, असीम यादव और लोकमणि यादव सहित तमाम किसान नेताओं का समर्थन इस महापंचायत में दिया गया है, तो सभी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। जी, शुक्रिया शिव प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये महापंचायत कृषि कानून के खिलाफ बुलाई गई है, जिसमें अपडेट ये मिल पा रही है कि जो आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, वो करीब 1 बजे तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, बांगरमऊ उपचुनाव में सियासी दांवपेच तेज हो गए हैं। नागरिक एकता पार्टी ने उमर खान को प्रत्याशी घोषित किया है। कुलदीप सेंगर को सजा मिलने के बाद ये सीट खाली हुई। दांव पर लगी है सभी राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा। सपा और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कुलदीप सेंगर को सजा होने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव होना है और तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सपा बीजेपी ने फिलहाल अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। जहां पर बांगरमऊ से उम्मीदवार का नाम का ऐलान अभी बाकी है बीजेपी और सपा की तरफ से। सियासी दांवपेच बांगरमऊ उपचुनाव पर तेज होते जा रहे हैं। सपा और बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। नागरिक एकता पार्टी ने यहां से उमर खान को प्रत्याशी घोषित किया है। जबकि बीजेपी और सपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। सभी राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव पर लगी हुई है।
और इस बीच झांसी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के झांसी से बड़ी खबर, जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में। झांसी से बड़ी खबर। तो लगातार उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाथरस के बाद बलरामपुर और उसके बाद एक और ये बड़ा रेप का मामला सामने आया है झांसी से, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 8 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और एक और जहां सरकार महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक अभियान चला रही है, और दूसरी ओर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर लगातार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। 2000 रुपए भी ऑनलाइन युवकों ने ट्रांसफर किए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उदय नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय नारायण, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी, मैं आपको बता दूं, झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां पर एक छात्रा अपने दोस्त से मिलने पहुंची थी और बातें कर रही थी। इसी दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले 10 से 12 छात्र वहां पहुंच गए और उन्होंने छात्रा को जबरन घसीट के अंदर ले गए और छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट की। उसके बाद छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया, उससे 2000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया जी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक पुलिस सिपाही को जब शोर सुनाई दिया तो वो वहां पहुंचे, जिसे देखकर लड़के भाग गए। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके बाद अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जी। और यहाँ पर क्योंकि ये कॉलेज का मामला बताया जा रहा है, तो यहाँ कॉलेज प्रशासन में अगर हम महिलाओं की, छात्राओं की सुरक्षा की बात करें तो क्या वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है? और कोरोना काल में क्या स्कूल कॉलेज अभी, क्योंकि यूपी में खुले नहीं है, यूपी में 19 तारीख से खुलेंगे, तो कैसे ये घटना घटी? और भी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, बताया जा रहा है कि अभी वहाँ पे कॉलेज बंद है और एग्जाम चल रहे थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में जी। अब यह सोचने वाला विषय है कि बॉयज हॉस्टल में आखिर लड़के कैसे रुके हुए थे जी। इसको पुलिस लगातार जांच कर रही है अभी। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे पहलू हैं जो जांच का विषय है। शुक्रिया उदय नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि यूपी में अभी स्कूल कॉलेज खुले नहीं हैं और ऐसे में अभी जो ये मामला सामने आया है, इसमें फिलहाल पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, मुख्य आरोपी सहित इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। पीड़ित परिवार सुबह लखनऊ रवाना हो गया है। इससे पहले उन्होंने रविवार रात लखनऊ जाने से मना कर दिया था। पीड़ित के भाई ने कहा कि रात में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले में 1 अक्टूबर को खुद नोटिस लिया। संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में डीएम, एसपी समेत शीर्ष अधिकारियों को भी तलब किया है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ धारा 307, 376 डी, 302 SC ST एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच लखनऊ यूनिट की गाजियाबाद की टीम करेगी। लेकिन आज अहम दिन इसलिए क्योंकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज अहम दिन हाथरस केस में, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रीति, लखनऊ जो बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो 2 बजे जो सुनवाई है वो शुरू करेगी। और इस बीच जो पीड़ित परिवार है वो हाथरस से लखनऊ पहुंच चुका है। काफ़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो पूरा परिवार है वो सुबह हाथरस अपने घर से निकला था और अभी वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। जो उत्तराखंड भवन है लखनऊ में, वहाँ पर उनके रुकने और ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं की गई हैं, जो कि आज का दिन काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। 2 बजे जब कोर्ट में सुनवाई होगी, उस दरमियान जो ACS होम यानी कि अपर जो मुख्य सचिव गृह मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो DGP हैं उत्तर प्रदेश के, उनको कोर्ट ने तलब किया है। ADG येलो समेत जो जिलाधिकारी हैं
इस वक्त हाथरस के वो भी मौजूद रहेंगे। एसपी को तलब किया है, जो विवेचना अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे कोर्ट में। तो आज जब 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद से क्या दलीलें तमाम ये जो सरकारी अधिकारी हैं वो देते हैं कोर्ट के सामने, वो रखते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच जो पीड़ित परिवार है उसने कल रात को ही उनको निकलना था लखनऊ के लिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया और कहा कि उनको जान का खतरा है, ऐसे में वो रात में सफ़र नहीं करेंगे, लिहाजा दिन में उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनको हाथरस से लखनऊ लाया गया है। फिलहाल अब सबकी निगाहें उस वक्त उस 2 बजे पर टिकी हुई हैं जब कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। इस दरमियान जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई भी कर रही है। लखनऊ की जो टीम है, जो गाजियाबाद की टीम है, वो सबसे पहले उन्होंने कल जाकर पीड़ित परिवार से पूछताछ की और तमाम जो साक्ष्य हैं उनको पूरी तरीके से देखने की कोशिश की। साक्ष्य लगातार जो सीबीआई की टीम है वो जुटा रही है। तो जाहिर सी बात है कि 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त देखना होगा कि जो तमाम अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी हैं यूपी सरकार के, उनके प्रति कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल अमितेश जी, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अहम दिन है इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने खुद स्वयं इस पर संज्ञान लिया है और तमाम शीर्ष अधिकारियों को बुलाया है। उनसे कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे जो कि हर किसी के जहन में है और ये जानना कोर्ट भी चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्र में 17 से 25 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक और तो सरकार लगातार अभियान चलाने की बात कह रही है जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से हो जाएगी, लेकिन दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ, छात्राओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, एक और तो जहां योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर अब सख्त दिख रही है, अभियान चलाने की बात कही जा रही है, दूसरी ओर लगातार हम देख रहे हैं हर दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है कि केवल रोमियो स्क्वाड की तरह ये अभियान भी केवल दिखावे का अभियान रह जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर तो महिलाओं की सुरक्षा को अभी तक सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई है? देखिए प्रीति, बड़ा सवाल यही है और यही सवाल सबके जहन में है जो सवाल आपने खड़े किए हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में विशेष महिला सशक्तिकरण जो अभियान है वो चलेगा। हालांकि इस बीच नवरात्र का ये दिन होगा, शारदीय नवरात्र रहेगा और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूँकि माता के पुजारी हैं और 9 दिन का वो उपवास रखते हैं, ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस नवरात्र के दिनों में यानी 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक महिला सशक्तिकरण का एक विशेष अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। और इस दरमियान महिलाओं के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उन पर कैसे अंकुश लगे, कैसे उस पर रोकथाम हो, इसको लेकर विशेष तौर पर जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में आए थे उस वक्त भी ये कहा गया था कि महिलाओं से छेड़छाड़ और तमाम आपराधिक घटनाओं के लिए रोमियो स्क्वाड टीम बनाई गई थी। लेकिन दरअसल जो उसका जो हश्र हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या सिर्फ कागजों में ये सशक्तिकरण रहेगा कि वाकई में इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर बीते दिनों की बात करें प्रीति, तो देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अपने आप में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल हम और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है खासतौर पर महिलाओं के लिए, और ये ऐसा महीना है जब नवरात्र का महीना है जब हम देवियों की पूजा करते हैं, बच्चों की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो ऐसे में हम और आप उम्मीद करते हैं कि अब शायद उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। हालांकि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो काफ़ी कहीं ना कहीं यूपी सरकार को राहत देती है। एनसीआरबी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले आपराधिक घटनाओं के प्रति
की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें देश में सबसे अव्वल है। तो ये काफ़ी बेहतर आप कह सकती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। लेकिन सूबा है यानी देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो जरूर चिंताजनक है। लेकिन शुरुआत 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगी, नवरात्र के महीने में होगी। ऐसे में हम और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब अमितेश जी, यहाँ पर 17 से जो 25 अक्टूबर तक महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चलाने की बात योगी सरकार कर रही है, तो इसमें अहम क्या होगा? कैसे महिलाओं की सुरक्षा इस दौरान सुनिश्चित की जाएगी? क्या इसमें कोई नई योजना बनाई जाएगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? और क्या ये कुछ दिन के लिए होनी चाहिए? अगर महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए कि हर दिन महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करें, केवल जब घटनाएं घट जाती है उसके बाद सरकार को याद आता है कि हाँ, महिलाओं की सुरक्षा भी हमें करनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं खासतौर पर महिलाओं के प्रति, हालांकि तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कहीं ना कहीं जमीनी रंजिश या तमाम और वजहों से होती हैं, लेकिन उसको दूसरा रूप देने की जो कोशिश है वो की जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार का ये मानना है कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इस नवरात्र के महीने में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पे जो महिला सशक्तिकरण की जो बात अब तक कागजों में होती रही है वो ग्राउंड जीरो पे होगी, और कैसे महिला सशक्तिकरण अभियान पूरी तरह से सफल हो इस पर जोर दिया जाएगा। उसके अलावा तमाम जो बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, और उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह की महिलाओं के प्रति घटनाएं सामने आ रही हैं, हालांकि इन तमाम घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष को मौका मिल रहा है, मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि तमाम ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनावी साल आप कह सकती हैं प्रीति, इसलिए कि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष कोई भी मौका, कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता है, और खासतौर पे जब महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए गले की हड्डी बन जा रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही घटनाओं से कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए, इसको लेकर योगी सरकार 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक बिल्कुल यहाँ पर अब योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जागी है, जिसके तहत अब योगी सरकार की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। शुक्रिया अमितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। टिड्डी दल का प्रहार न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें। किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434, 9017222255, 9896 920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसान भाइयों की तरक्की। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो का योगी सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। गोंडा में पुजारी की हत्या के बाद बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया और लिखा कि साधु संतों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्ती से निपटे योगी सरकार। तो मायावती ने यहाँ पर ट्वीट किया है। पुजारी हत्या मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट करके साधु संतों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि साधु संतों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्ती से योगी सरकार निपटे। लगातार यूपी में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष योगी सरकार को लगातार घेर रहा है, और एक बार फिर से मायावती की तरफ से पुजारी हत्या मामले को लेकर ट्वीट किया गया है और कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर मायावती सवाल पूछ रही हैं और साथ ही साथ साधु संतों की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की भी मांग कर रही है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि प्रदेश में योगी सरकार साधु संतों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करे।
और अब रुक करते हैं कन्नौज से आ रही बड़ी खबर का। कृषि कानून के विरोध में सपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। गंगा नदी में अर्धनग्न होकर जोरदार प्रदर्शन किया है कार्यकर्ताओं ने। कानून से पूंजीपतियों के गुलाम बनेंगे किसान, ये कहना है सपा नेता का। गंगा नदी में सपा नेताओं ने आर पार लड़ाई की शपथ ली है। सपा नेताओं ने बीजेपी को बताया है किसान विरोधी सरकार। तो कृषि कानून के खिलाफ सपा नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। गंगा नदी में सपा नेताओं ने आर पार की लड़ाई लड़ने की शपथ ली है। सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कृषि कानून के विरोध में सपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। गंगा नदी में अर्धनग्न होकर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कन्नौज से संवाददाता आलोक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक यादव, कृषि कानून को लेकर लगातार यूपी में भी हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन जारी है। सपा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल प्रीति, देखिए आपको बताते हैं कि चाहे वो सपा हो या कोई भी पार्टी हो, जो किसान बिल पास किया गया है उसको लेकर लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल कन्नौज में सपा कार्यकर्ता नवाब सिंह यादव की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गंगा नदी में अर्धनग्न होकर वो उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और जो ये किसान बिल पास किया गया है उसको लेकर उन्होंने विरोध जताया। जी शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। सपा कार्यकर्ता भी लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अब गंगा नदी में सपा कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की शपथ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भूमि संरक्षण विभाग महोली के कार्य में बड़ी अनियमितता पाई गई है। ग्राम भिमरी के मोकामापुरा में मेड़बंदी का जो काम चल रहा है उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। गांव के मनरेगा मजदूरों को फिलहाल काम नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत 5 किलोमीटर तक लगाए जा सकते हैं मजदूर। लगातार विकास कार्य में चल रही भूमि संरक्षण विभाग महोली के कार्यों में बड़ी अनियमितता पाई गई है। ग्राम भिमरी के मोहकमपुरा में बांध का काम चल रहा है, मेड़बंदी का काम चल रहा है और गांव के मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत 5 किलोमीटर तक मजदूर लगाए जा सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या ये पूरा मामला ही जानना चाहेंगे विस्तार से? प्रदीप, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं। जी, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला पूरा खैराबाद का जी है। ये ब्लॉक गांव के ग्राम मजदूरों के ना लगा करके 10 किलोमीटर मजदूरों को कार्य कराया जा रहा है। जी, सरकार की मंशा की अगर बात किया जाए तो कोरोना काल में घर बैठे मजदूरों को कार्य कराना चाहिए थे कि जब खबर फर्स्ट की टीम मौके पर पहुंची और कार्य देखा तो मौके पर देखा है कार्य में 4 मजदूर दिख रहे हैं। जब बल्कि मनरेगा वेबसाइट पर जब आज की डेट के कार्य देखने में एक मास्टर रोल में 10 लेबर वेबसाइट पर जब देखा गया तो 160 लेबर दिख रहे हैं। जी, तो मौके पर जब खबर फर्स्ट की टीम पहुंची और जांच किया तो देखा कि 4 मजदूर कार्य कर रहे थे जी। और 156 लोगों के दिखाकर पैसा तो लाखों यहाँ रुपए पर भारी निकाला जा रहा है। अनियमितता देखने को मिली है। शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कागजों में कुछ और है और जब जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि मनरेगा के तहत केवल 4 से 5 मजदूर ही काम कर रहे हैं। देवरिया से भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में हुई टिकट को लेकर हंगामा के मामले में यहां पर मारपीट के मामले में महिला नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। मारपीट, बलवा और छेड़खानी का यहां पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीते रोज कांग्रेस दफ्तर में जमकर मारपीट हुई थी। टिकट बंटवारे को लेकर ये मामला कल उजागर हुआ था और इस मामले में अपडेट अब ये सामने आ रहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करवाई गई है। देवरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में टिकट बंटवारे को लेकर जो हंगामा हुआ था उसको खबर फास्ट ने प्रमुखता से दिखाया था और महज 2 घंटे के अंदर इस मामले में
खबर का असर देखने को मिला था। बड़ी कार्रवाई हुई थी और इसमें अपडेट अब ये सामने आ रही है कि मारपीट के मामले में महिला नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अपडेट जानना चाहेंगे इस मामले में फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, जैसा कि बता दें कि इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने एक बयान जारी किया है कि महिला कांग्रेस नेत्री तारा यादव की तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर कार्रवाई की जा रही है और सदर कोतवाली को पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जितने लोग भी नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित कराया जाए। जी शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर ऐशबाग के गोभी घाट इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। आग के चलते चंद घंटों में 100 आशियाने उजड़ गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये आग लगी, लेकिन इसमें भारी नुकसान हुआ है। 100 आशियाने जलकर राख हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ऐशबाग के गोभी घाट इलाके में आग लगी और इस हादसे में चंद घंटों में 100 आशियाने जलकर राख हो गए। हालांकि क्या कारण रहा आग लगने का ये अभी तक नहीं साफ हो पाया है, ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग इस हादसे की वजह से बेघर हो गए हैं। ऐशबाग के गोभी घाट इलाके का ये मामला है, जहां पर हादसा हुआ, आग लगी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोग बेघर हो गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।